हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12th की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने ना फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का। तो हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th का ये चैप्टर है, तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब ना केमिकल काइनेटिक्स ये ना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। 3 ब्रांचेज होती है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ये जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, ये कौन सी ब्रांच का है, यानी कौन सी ब्रांच का है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक पार्ट है। और जो ना नीट में है ना, इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, मीन्स 4% हमारा इस चैप्टर से आता है नीट में। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, तो इसको ना ध्यान से समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। अब ना फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास 12th में ना 2 चैप्टर है। एक है थर्मोडाइनमिक्स और दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडाइनमिक्स और दूसरा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एक जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th की केमिस्ट्री का, उसका क्या नाम है? थर्मोडाइनमिक्स। और अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताती है कि ये जो हमारी रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, यानी कोई भी एक लेबोरेटरी में जो रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन होंगी या नहीं, यानी ए से हमारा बी प्रोडक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी हमें कौन बताता है? फिजिबिलिटी हमें बताता है थर्मोडाइनमिक्स। यानी थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता चलता है कि रिएक्शन हमारी होंगी या नहीं होंगी। अगर रिएक्शन होती है, यानी ए से बी बनता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी हमारा प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, तो हम उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर रिएक्शन होंगी, प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस, और नहीं बनेगा तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है स्पॉन्टेनिटी के कि रिएक्शन हमारी होंगी, कोई भी रिएक्शन है तो वो होंगी या नहीं होंगी, यानी उसका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें पता चलता है थर्मोडाइनमिक्स से। और केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखिए, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। काइनेटिक मीन्स व्हाट? स्पीड। थर्मोडाइनमिक हमें बताती है कि रिएक्शन हमारी होंगी कि नहीं होंगी, उसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं स्पॉन्टिनिटी के बारे में कि रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी। तो उससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, काय में? थर्मोडाइनमिक्स में। और केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी हमारी रिएक्शन जो है तो वो कितनी स्लो होंगी और कितनी फास्ट होंगी। इस स्पीड को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? देखो, पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स हम स्टडी करते हैं रिएक्शन के रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में आपको बार बार यही टर्म सुनने को मिलेगी, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ना इसको ध्यान से समझना, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ना सपोज मैं एक बायो साइंटिस्ट हूँ और मैं एक एंटी कैंसर ड्रग बना रही हूँ। अब ना मैं एक ड्रग बना रही हूँ कैंसर के ट्रीटमेंट की। तो ये मैंने A, B कुछ तो भी मैंने रिएक्टेंट्स लिए, उनको कंबाइन किया और मैंने कुछ तो भी रिएक्शन लेबोरेटरी में की, तो मुझे मिला प्रोडक्ट C। ये है एक ड्रग, ये हमारा क्या है? कैंसर के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो एंटी कैंसर ड्रग, ये मेरा फॉर्म हुआ। अब ना इस रिएक्शन को होने के लिए टाइम लग गया 1 ईयर, 1 साल का टाइम लग रहा। तो अब इतने टाइम में हमारी मेडिसिन, हमारा ड्रग प्रिपेयर हो रहा, तो उतने टाइम में तो जब तक तो हमारा कैंसर का पेशेंट मर जाएगा। तो इतना टाइम हमें लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका रिएक्शन का रेट क्या है? बहुत स्लो है। ध्यान से समझना, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट क्या है? वेरी स्लो। रिएक्शन का रेट बहुत स्लो है। अब मुझे ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से मेरी रिएक्शन ना जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो मैं मेडिसिन बना रही हूँ, जो मैं एंटी ड्रग प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो मेरा जल्दी प्रिपेयर हो जाए। तो मैंने ना कुछ ऐसा किया, कुछ तो भी मैंने ऐड किया, कैटालिस्ट या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब ये ना मेरी रिएक्शन टाइम 1 डे,
एक दिन में मेरी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है, यानी मैंने कितनी अच्छी रिएक्शन की कि मैंने एक ही दिन में कैंसर की मेडिसिन प्रिपेयर कर ली। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है, इसको हम बोलेंगे, इस रिएक्शन को जब हमारी एक दिन में रिएक्शन कंप्लीट हो रही, हमारी रिएक्शन का रेट कैसा है, फास्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है हमारा, फास्ट है। तो ये होता है रेट, मतलब क्या हमें बताता है, रेट स्पीड हमें बताता है कि हमारी रिएक्शन कितनी स्लो होंगी और कितनी फास्ट होंगी। अब ना देखो, ये एक रिएक्शन है, ए से बी हमें मिल रहा है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये जो रिएक्टेंट है हमारा, इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी कितना रिएक्टेंट हमारा खत्म हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यानी उसका चेंज, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कितने टाइम में हमारा कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम। तो ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को जो लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा मीन्स व्हाट, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा सी मतलब ये क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन्स चेंज और टी मीन्स टाइम, स्मॉल टी। तो ये होता है हमारा चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ना ये एक रिएक्शन है मेरी, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, ये एक मेरी रिएक्शन है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब ना इस चेंज को डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रिएक्टेंट हमारा क्या है, खत्म होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। सपोज मैं अगर चाय बना रही हूँ तो चाय में मुझे क्या लगता है, मिल्क लगता है और शक्कर लगती है, तो ये मेरी शक्कर क्या है, रिएक्टेंट है, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा रहता है वो क्या रहता है, रिएक्टेंट। तो ये जो शुगर है ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। तो जैसे ही मैं हीट करूँगी, टेम्परेचर दूंगी, यानी रिएक्शन में कर रही हूँ एक, तो ये शक्कर मेरी धीरे धीरे क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी और चाय बनना शुरू हो जाएंगी, यानी प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, चाय, चाय मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और रिएक्टेंट मेरा शुगर, मिल्क, ये सब क्या है, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा। खत्म हो रहे हैं यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम डिक्रीज को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, तो इसको ना हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लिख रहे हैं तो उसके आगे हम लिखेंगे निगेटिव, और अगर प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं तो इज इक्वल्स टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यानी ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये निगेटिव साइन का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, और इसके पहले आता है पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट, अब ग्राफ की टर्म में देखो मैं लिखती हूँ, ये ग्राफ बनाती हूँ टाइम का, और ये है कॉन्सेंट्रेशन। इधर वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया कॉन्सेंट्रेशन, और एक्स पे मैंने प्लॉट किया टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हम देखते हैं पहले। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, यानी रिएक्शन हमारी धीरे धीरे शुरू होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे चाय बनना शुरू होंगी तो हमारी शुगर खत्म होते जाएंगी, और जैसे जितनी शुगर खत्म होगी उतनी हमारी चाय ऐसी बनना स्टार्ट होंगी, और फिर पूरी चाय कंप्लीट हो जाएंगी। जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा हमारा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम बढ़ने के साथ साथ। और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया। इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये दोनों भी। पहले हमने फॉर्मूला देखा रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, उसके बाद हम ना ग्राफ देख रहे हैं, कौन से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा,
वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते जाएगा, यानी प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों के ग्राफ होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। अब ना इस डेल्टा को ना हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माइनस डी ए बाय डी टी भी लिख सकते हैं हम इसको। डेल्टा और डी यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसी को हम बोलेंगे डी सी अपॉन डी टी, यानी चेंज इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करेंगे और या फिर डी से भी, दोनों सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही है। अब देखो एक रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दी हुई है, एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 3a + 3b इट गिव्स ट्वाइस c। इस रिएक्शन का आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आप ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, dA डिवाइडेड बाय, कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका मतलब होता है ए का कॉन्सेंट्रेशन, इसको मैं कैसे रीड करूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट को ए के अंदर, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के आगे निगेटिव साइन आएगा, क्यों, इसका मतलब है रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के पहले आएगा निगेटिव, इज इक्वल्स टू ये माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। अब ना ध्यान से समझना, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो ये जो भी कॉपी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 को हम जनरली लिखते नहीं है। यहाँ पे 3 है, कोएफिशिएंट है, ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, तो इसका ना हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/3। रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और यहाँ पे रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन आ जाएंगी, रिएक्टेंट के पहले हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन, इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल यानी 1/2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ता है, बढ़ता है मतलब पॉजिटिव साइन आएंगी प्रोडक्ट के लिए। तो ये है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की, किस तरह से हम निकालते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कैसे आते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो इसके बीच में ना प्लस की साइन नहीं है, नहीं तो आप क्या करोगे कि दोनों रिएक्टेंट है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन सबके इक्वल होता है, जितने टर्म है, यानी ये एक टर्म, 2 टर्म, कितने टर्म है हमारे पूरे रिएक्शन में, 3 टर्म है, तो हर एक टर्म के इक्वल में आएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके इक्वल में क्या आएगा, dA बाई डी टी, इसके इक्वल में क्या आएगा, इसके इक्वल में रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा 1/3। कोएफिशिएंट का हम क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम रेसिप्रोकल हम लेंगे, ट्वाइस सी बन रहा है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, ये dC बाई डी टी। क्या करना है, सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेना है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के dC लिखना है, डिवाइडेड बाय उसको चेंज इन टाइम डेल्टा टी से डिवाइड करना है, और रिएक्टर कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल लेना है। अब ना आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसका आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ N2O5 4NO2 प्लस O2। अब ना ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब ना वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, जैसे मैंने अभी पहले बताया ना पिछली वाली रिएक्शन के लिए, सेम इसके लिए भी वैसे ही आएगा। कैसे निकालते हैं हम, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, D ऑफ N2O5 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे N2O5 डिवाइडेड बाय DT। 2 है कोएफिशिएंट, तो इसको हम लेंगे 1/2। रिएक्टेंट है, मतलब ये क्या है हमारा N2O5 रिएक्टेंट है, इसलिए इसके आगे आ जाएगा निगेटिव साइन, इज इक्वल्स टू जितने हमारे टर्म है, कितने टर्म है 1 2 3, हमारे रिएक्शन में कितने टर्म है, एक ये है N2O5, एक ये है, 3 टर्म है, तो 3 के इक्वल में आएगा हमारा, तीनों के इक्वल में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो जाएगा हमारा, प्लस आएगा, प्लस प्रोडक्ट है इसलिए इसका रेसिप्रोकल 1/4 D ऑफ NO2
डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू d ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt। ये क्या है? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ना अगर आपसे पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब ना ये ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोएफिशिएंट की क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। अब ना स्क्वायर में अच्छे से बॉक्स बना के इंपॉर्टेंट करके ना ये नोट करके लिखो जो मैं लिखा रही हूं। रेट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन को ही हम बोल सकते हैं अपीयरेंस, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर इसको डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं हम इसको, या फिर इसी को हम कंजम्पशन भी बोलते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी बनने वालों का क्या रेट होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब N2O5 क्या रेट से हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कितने टाइम के बाद कितना डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2 कितने टाइम के बाद कितना कितना कम होते जा रहा है। तो ये मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब ना अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर डिकम्पोजिशन, तो इसमें ना रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ये आप लिख के रख लो। उसके बाद अब इसको समझेंगे। जो आपने लिखा है वो क्या है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, कोएफिशिएंट आएंगे, यानी 4 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। अगर मैं आपको बोली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका फॉर्मेशन, तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपियर इन सब में क्या है, कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, यानी ये कोएफिशिएंट यहाँ नहीं आएगा। तो सिंपल रेट हो जाएगा हमारा d ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt। इसमें कोएफिशिएंट नहीं आते। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट आते हैं, ये लिख कर रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट आते हैं और इनमें कोएफिशिएंट नहीं आते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 होगा, ये माइनस होगा रेट ऑफ प्लस होगा ये, क्योंकि प्रोडक्ट ही है ये। O2 भी हमारा प्रोडक्ट है, d ऑफ O2 बाई dt। देखो इसके पहले कोएफिशिएंट 4 था, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और NO2 सेम ही है। सिर्फ आपको ये लिखना है, O2 में भी सिर्फ O2 डिवाइडेड बाई dt, NO2 डिवाइडेड बाई dt। कोएफिशिएंट आपको लिखने नहीं है रेट ऑफ फॉर्मेशन में, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ सकता है, दोनों सेम ही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए हम बोलेंगे, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन इसको बोलते हैं, या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब ना इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है फॉर द रिएक्शन twice N2O5 gives 4 NO2 plus O2. N2O5 disappears at a rate of 0.02 dm cube inverse second inverse. At what rate NO2 and O2 are formed? अब ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसका मतलब समझो पहले ध्यान से, उसके बाद में आंसर निकालना। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखो N2O5 कितने रेट से डिसअपियर हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 0.02 मोल्स पर DM क्यूब पर सेकेंड इनवर्स।
एट व्हाट रेट आपको बताना है ये N2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन, NO2 का, O2 का और रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ना जब आपको ये रिएक्शन दिखी ना तो सबसे पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो क्या होगा। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2, इसका रेसिप्रोकल रिएक्टेंट है इसलिए निगेटिव, D ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू +1/4 D ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू D ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो पूरे टर्म्स में आपको लिख लेना है क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। अब आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 डिसअपियर्स एट द रेट ऑफ दिस, मतलब N2O5 का मैंने आपको दिखाया अभी के रेट ऑफ डिसअपियरेंस में कोएफिशिएंट नहीं आते, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 डिवाइडेड बाय डी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन में कोएफिशिएंट नहीं आते, तो इसमें यहाँ कोएफिशिएंट आप नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट लिखेंगे इज इक्वल टू, तो क्या है ये वैल्यू इसकी दी हुई 0.02 मोल्स DM³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रेट का यूनिट होता है, ये मैं भी बताऊंगी आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे निकालते हैं। अभी पहले ये क्वेश्चन देख लो। तो ये हमें दिया हुआ है, अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आती है, इसके इक्वल। इन तीनों में से किसी भी टर्म के इक्वल हमारी रेट आ सकती है। अगर आपको NO2 की का फॉर्मेशन दिया हुआ रहता तो फिर हम ये यूज करते। अभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन है ये इक्वल, इसके इक्वल आएंगी, तो यानी क्या हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी इसका ये वाले की मैं वैल्यू पुट करूंगी इंटू 0. ये जो है ये हमें दिया हुआ है ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा 0.01। अब ना आप बोलोगे ये -0.01 होगा, तो एक पॉइंट लिख कर रखो कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी रेट हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर हमने रिएक्टेंट के पहले निगेटिव साइन इसलिए लिखा है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट हमारा कम हो रहा है। यानी अगर पहले 10 मोल था अभी 5 मोल कम हो गया है हमारा, यानी अभी कितना हो गया है 4 मोल हो गया है। तो इसका मतलब है 10 में से 4 6 मोल हमारे रिएक्टेंट के कम हो गए। पहले 10 मोल थे अभी 4 मोल हो गए, यानी 6 मोल हमारे रिएक्टेंट के कम हो गए, डिक्रीज हो गए, इसलिए इसको हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये निगेटिव होता है रेट, निगेटिव का मतलब होता है सिर्फ कि डिक्रीज हो रहा है। तो अब ना यहाँ पे ये रेट पॉजिटिव रहेगा। मोल यूनिट क्या है इसका, DM³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ROR 0.1। अब आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है और फॉर्मेशन ऑफ, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है, रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम कोएफिशिएंट नहीं लिखते, यानी सिर्फ इस तरह से हम लिखेंगे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी, यानी ये आपको निकालना है। और आपको ना रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/4 क्या होता है, D ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डी। ये होता है ना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये। आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ ये निकालना है, ये निकालना है ना। आपको फॉर्मेशन में कोएफिशिएंट नहीं आते, यानी आपको सिर्फ इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, यानी फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने निकाले, क्या निकाले,
4 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.04 मोल DM³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ऊपर मैं लिखाती हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इक्वल्स टू, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा? D ऑफ O2 डिवाइडेड बाय DT। फॉर्मेशन अगर पूछा है आपसे तो मैंने बॉक्स में लिखा के दिया, इसमें क्या होते हैं, इसमें कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, इसलिए आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको बोलता कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकालो तो आप निकालते 1/4 इंटू दिस। अगर आपको बोला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू, यानी आपको सिर्फ इतना निकालना है। तो इस तरह से हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ फॉर्मेशन को ही हम रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये D ऑफ O2 ये क्या है? इसके इक्वल ही है, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट एक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? 0.01 मोल DM³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा ना ये, तो ये तो हमने अभी निकाले रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वेज एज फॉलोज। DC डिवाइडेड, आपको रेट अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वल टू -1/3 DD डिवाइडेड बाय DT DA डिवाइडेड बाय DT इक्वल्स टू -DB डिवाइडेड बाय DT। आपको अलग अलग फॉर्म में रेट दिया हुआ है, इस पे से आपको रेट रिएक्शन बतानी है क्या होंगी, रिएक्शन हमारी क्या होंगी। तो अब देखो ये यहाँ माइनस लिखा हुआ है DB के पहले, और यहाँ पे D के पहले, B के पहले और D के पहले क्या है? माइनस, यानी ये दोनों क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। D प्लस D हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि दोनों के पहले माइनस लिखा है। 1/3 लिखा है, यानी इसका कोएफिशिएंट 3 होगा, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे C और A के पहले प्लस साइन है, मतलब ये दोनों क्या होंगे? हमारे प्रोडक्ट होंगे। C और A हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। C के पहले 1/2 है, यानी C का कोएफिशिएंट 2 होगा, रेसिप्रोकल हम लेते हैं ना, और A का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएंगी? ये इसका आंसर होगा। देखो आपको ना रेट दिया हुआ था, उसमें से रिएक्शन बताना है। अगर आपको रिएक्शन दी हुई रहती तो आप क्या निकालते? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, तो ये आप लिख सकते थे। अलग अलग फॉर्म में रेट दिया हुआ है, जितने हमारे रिएक्टेंट, जितने प्रोडक्ट रहते उतने फॉर्म्स में हम रेट लिख सकते हैं। यानी 1 2 3 4 फॉर्म में हमने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन। 4 टर्म थे, इसलिए 4 टर्म में हमने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ना रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स का यूनिट होता है मोल इनवर्स, सॉरी मोल, और ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा DM³ इनवर्स। ये हमारा काय का यूनिट रहता? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहता। अब ये चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या रहता? सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे कॉन्सेंट्रेशन का, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा हमारा मोल
डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर भी पूछ सकता है आपने। मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएंगे यूनिट हमारे, देखो मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स। डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, इसलिए डीएम क्यूब को हम लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके अलावा ये जो मोल पर डीएम क्यूब होता है ये क्या होता है, पूरा मोलार होता है। कॉन्सेंट्रेशन हम काय में निकालते, मोलार में, और मोलार को हम काय से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल एम से। तो ये इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू सेकेंड इनवर्स, मोलार इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारे क्या होते हैं, यूनिट हो सकते हैं। ये मोल्स हमारे, लीटर हमारे की जगह हमें डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब भी दिया हुआ रह सकता है वॉल्यूम अलग, और टाइम हमारा मिनट इनवर्स भी हो सकता है, और इनवर्स भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है। तो अलग अलग इस तरह से हमारे यूनिट आएंगे। आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप यूनिट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखना है, उसको टाइम से डिवाइड करना है, यानी टाइम के यूनिट से डिवाइड करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा रेट लॉ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।